जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर आया था 2025-26 के, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और ध्यान से सुनिए, अगर आप वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। गलती इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो होगा सब्जेक्टिव का, वो पूरे यूट्यूब पर एक लौता वीडियो होगा जो हट कर होगा। हर एक क्वेश्चन का मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा आपका जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा पार्ट होगा आपका कि जिसमें मैं एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना है वो बताऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रटने वाले, दूसरा होता है कि अगर उनको समझ में आ गया तो वो एग्ज़ाम में खुद से लिख लेते हैं। तो 2 तरह के आंसर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको सभी सवालों को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया था कल ही, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको खंड बी मिलेगा सबसे पहले। उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 31, 32। 31 में है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, इसके बाद जब मैं आंसर में जाऊंगा तो लगातार आपका 6 से 7 क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मॉडल पेपर नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, सभी को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अस्थाना पत्र वस्तुओं और पूरक वस्तुओं के बीच अंतर लिखना था, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है मांग के नियम के क्या अपवाद हैं। 33 है पूर्ति लोच से आप क्या समझ, आपका क्या मतलब है। 34 है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर आपको बताना है। 35 है मुद्रा का क्या कार्य है। 36 में है आपका समस्त मांग और इसके घटकों को परिभाषित करना था। 37 है प्रगतिशील कर के गुण क्या हैं। और 38 है आपका विदेशी विनिमय दर से आपका क्या मतलब है, ठीक है। तो 38 तक के पहले सवालों को हम लोग देखेंगे। और याद रखिए, आंसर जो होगा आपका वो 2 पार्ट में होगा, एक आपको समझाने वाला, एक आपका आंसर एग्ज़ाम में लिखने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 31 से। यहाँ पर आप लोग 31 क्वेश्चन जब देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, अस्थाना पत्र होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। वस्तुओं और पूरक वस्तुओं के बीच क्या अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, ध्यान से समझिए। समझने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, उसके बाद एग्ज़ाम में क्या आंसर लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। अस्थाना पत्र वस्तु और पूरक वस्तुओं के बीच क्या अंतर है। देखिए, मान लीजिए कि चाय नहीं मिली तो आप कॉफ़ी पी लेते हैं। अगर आपको कभी चाय नहीं मिला तो आप बोलोगे चलो चाय के बदले आज कॉफ़ी पी लेते हैं, तो ये अस्थाना पत्र वस्तु कहलाता है, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। यानी कि आप उसके स्थान पर उसको चूज़ कर सकते हैं, यानी एक की जगह दूसरी को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाय बना रहे हैं तो चीनी भी चाहिए होगा, क्योंकि चीनी के बिना तो चाय बनेगा नहीं। ये पूरक वस्तु हैं, यानी जो साथ साथ उपयोग की जाती है, यानी कि एक के बिना दूसरा कंप्लीट होगा ही नहीं। तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों को आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, देखिए एग्ज़ाम में लिखना है अस्थानापत्र वस्तु वे होते हैं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। अस्थानापत्र वस्तु वे वस्तु होते हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे चाय और चीनी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रटोगे बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल था मांग के नियम के क्या अपवाद हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि मांग का नियम है क्या। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें लोग महंगी होने पर भी ज़्यादा खरीदते हैं। कभी कभी आप देखोगे कुछ वस्तुएं महंगा है लेकिन फिर भी लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, जैसे शान दिखाने वाली महंगी वस्तुएं। कोई भी चीज़ होगा महंगा है शान, जैसे कि बहुत महंगा कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी खरीद लिया, बहुत महंगा कोई सोना चांदी का जेवर है तो वो खरीद लिया, दिखाने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं, जिनके और महंगे होने का डर हो, ठीक है। या
कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि जैसे कि सोने का दाम अगर बढ़ रहा है, तो अगर सोना का दाम अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपया भरी हो गया, तो उसको डर है कि कहीं ये 2 लाख ना हो जाए, वो 1.5 लाख में ख़रीद लेगा, जबकि अभी बढ़ा हुआ है फिर भी उसको खरीदेगा। ठीक है, तो जिनके और महंगे होने का डर हो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, मांग के नियम के क्या है, अपवाद है। एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, देखिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए क्या है, मांग के नियम के प्रमुख अपवाद हैं गिफेन वस्तुएं, प्रतिष्ठा वाली वस्तुएं, भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशंका तथा नशे या आदत वाली वस्तुएं जो होती है, वो मांग के नियम के क्या है, अपवाद है। वो मांग के नियम को फॉलो नहीं करता है। मांग का नियम क्या होता है कि मांग का नियम कहता है कि चीज़ें सस्ती होंगी, सामान ज़्यादा बिकेगा, चीज़ें महंगी होगी, सामान कम बिकेगा, ये मांग के नियम में आता है। ठीक है, लेकिन ये सब उल्टा उल्टा होगा इसमें। अपवाद का मतलब क्या है, मांग के नियम को वो फॉलो नहीं करेगा। इन स्थितियों में कीमत बढ़ने पर भी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, पूर्ति की लोच से आपका क्या मतलब है। पहले समझने के लिए, बाद में एग्जाम वाला आंसर भी देखेंगे। जब कीमत बढ़ते ही दुकानदार ज़्यादा माल बाज़ार में ले आता है, जब कीमत बढ़ा तो दुकानदार बाज़ार में ज़्यादा माल ले आता है, तो इसका मतलब है कि पूर्ति की कीमत के अनुसार बदल रही है। ठीक है, पूर्ति की लोच, बस समझ में, माल गोदाम में स्टॉक था, धीरे धीरे बेच रहा था, लेकिन जैसे कीमत, जैसे चीनी के दाम में मान लीजिए कि अभी चीनी 30 रुपये किलो है, अचानक से 50 रुपये किलो हो गया। अब वो क्या किया, गोदाम से सारा माल उठा कर ले आया कि जितना बिकेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि दाम बढ़ गया है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे इसका आंसर, देखिए कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता को पूर्ति की लोच कहते हैं। इस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। पहले समझते हैं इसको। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक पेड़ को देखने जैसा है। जैसे आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, यानी एक ग्राहक या एक फर्म का अध्ययन होता है, आप उसमें एक ही चीज़ को देखोगे। और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे जंगल को देखने जैसा है। पेड़ वाले एग्जाम्पल में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक पेड़ को देख रहे हो, देखभाल कर रहे हो, वैसे वैसे खूब ख्याल रख रहे हो उसका। लेकिन समष्टि में क्या होता है, समस्त, समष्टि का मतलब समस्त, पूरे जंगल को आपको देखना होगा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन आपको करना होगा। तो दोनों समझ में आ गया आपको। एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों यानी कि अकेला, जैसे उपभोक्ता और उत्पादक का अध्ययन करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार और सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन करता है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? आई। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35 में। कह रहे हैं कि मुद्रा के क्या कार्य हैं। मुद्रा के क्या कार्य हैं, तो पहले समझते हैं। समझने के लिए पहले वस्तु को बदले वस्तु का लेन देन होता था। होता क्या था कि मान लीजिए आपके पास 4 मुर्गी है, आपने 4 मुर्गी दे करके एक बत्तख खरीद लिया, तो 4 मुर्गी दे करके आपने क्या खरीदा, एक बत्तख खरीदा। तो ये क्या होता था कि वस्तु की अदला बदली होती थी। ठीक है, जो कि बहुत कठिन हुआ करता था। मुद्रा आने से खरीद बिक्री क्या हो गई, आसान हो गई। अब क्या होता है कि भाई हम गए 4 मुर्गी को मार्केट में बेचें, जितना पैसा आया फिर इससे बात करेंगे, भाई तुम्हारे बत्तख का दाम कितना है, हम उसको उतना पैसा दे देंगे। तो पहले होता क्या था, चीज़ों की अदला बदली होती थी, लेकिन जब से मुद्रा आया तो ये सब क्या हो गई, आसान हो गई। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, देखिए मुद्रा के मुख्य कार्य हैं विनिमय का माध्यम, लेन देन का वो माध्यम है, मूल्य का मापक, किसी भी चीज़ को वो मापता है कि इसका इतना मूल्य होगा, धन का संचय करता है, जो धन है आपके पास वो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करता है, तथा भविष्य के भुगतानों का मानक है, यानी कि आप उस पैसे को इन फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। कहा गया था समष्टि मांग क्या है, इसके घटक बताइए। देखिए पहले समझते हैं। पूरे देश के लोग मिलकर एक निश्चित समय में जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहते हैं वही समष्टि मांग कहलाता है। पूरे देश के लोग मिलकर, ध्यान से समझिए, एक निश्चित समय में जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहते हैं वही समष्टि मांग कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। समष्टि मांग से आशय है अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग से। मान लीजिए कि कोरोना काल आया, कोरोना आया, अब कोरोना में क्या चाहिए, वैक्सीन चाहिए। किसको चाहिए, पूरे देश को चाहिए, एक निश्चित समय में चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो यही क्या हुआ आपका समष्टि मांग हुआ। इसके मुख्य घटक हैं उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय तथा शुद्ध निर्यात। बात समझ में आई? तो ये सब होता है। प्रगतिशील कर के गुण क्या हैं आपको बताने हैं। ठीक है, पहले समझते हैं, फिर एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। जिसकी आय ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कर देता है। सही बात है भाई, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स भरेगा। इससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, देखिए, प्रगतिशील कर के प्रमुख गुण हैं आय के अनुसार कर का भार, आय असमानता में कमी और सरकार की आय में वृद्धि तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो टैक्स अगर वैसे लेने का रहता, कर अगर वैसे लेने का रहता कि नहीं हम सबके ऊपर हर एक नागरिक को जो 1,000 रुपया टैक्स देना है साल में, तो दिक्कत हो जाती ना। इसीलिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना टैक्स भरेगा। अगर कोई गरीब है या नहीं कमा रहा है तो वो नहीं भरेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल है आपका, विदेशी विनिमय दर क्या है। तो पहले समझते हैं इसको। देखिए, जब हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदल देते हैं, मान लीजिए कि हम गए अमेरिका घूमने के लिए, तो हमारे पास तो रुपया है तो वो तो चलेगा नहीं। अब एक काउंटर खुला हुआ है वहाँ पर, उसको हम अपना रुपया पैसा देंगे। हम उसको मान लीजिए 5,000 रुपये दिए, तो वो हमको वहाँ से कुछ डॉलर देगा। लीजिए, हमारे देश में ये चलता है। तो उसने हमारे रुपये का कितना वैल्यू लगाया, तो यानी अगर हम उसको 90 रुपया या 95 रुपया उसको देंगे तब वो हमें $1 देगा। अब हम जाएंगे चाय पीने के लिए, $1 का चाय पिए, उसको 90 से 95 रुपये देना पड़ गया। यानी कि वो हमारी रुपये का कीमत लगा दिया कि तुम्हारा रुपया का ये वैल्यू है। बस समझ में आया? तो वही कह रहा है कि जब हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलते हैं, जैसे $1 के बदले कितने रुपये मिलेंगे, यही विनिमय दर है। बात समझ में आई? अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो कि आप अमेरिका में जॉब करते हो, वहाँ पर तो आपको डॉलर मिला। अब आप इंडिया आए घूमने के लिए अपने माता पिता के पास। जैसे ही इंडिया आए तो इंडियन सरकार से बोले भैया मेरा ये डॉलर ले लो, मुझे रुपया दे दो। तो वो $1 के बदले आपको कितना रुपया देगा, वही है विनिमय दर। ठीक है, समझ में आ गया? आइए एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। देखिए, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का विनिमय दूसरे देश की मुद्रा से किया जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, भले ही हमारा आंसर यहाँ पे 2 लाइन का है, लेकिन एग्ज़ाम में आप इसको थोड़ा सा बना कर लिखिएगा, 4 लाइन कर दीजिएगा। ठीक है ना, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक था, ज़्यादा बड़ा बड़ा आंसर लिख करके मैं आपको डराना नहीं चाहता। मैं आपके दिमाग में फिट कर देना चाहता हूँ ताकि आप खुद से 3-4 लाइन लिख सको। बात समझ में आई? आपका खुद वहाँ पे दिमाग चले, आप खुद से लिख सको। अब ठीक उसी प्रकार से जितने भी आगे के सवाल होंगे, आपका 39 है, 40 है, इस तरह से जितने भी सवाल हैं हम सबको आपको जो है एक साथ करवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार मैं क्वेश्चन पे आऊँगा फिर आंसर पे ले जाऊँगा, तो इससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो सारे सवालों को मैं एक साथ वहाँ पे करवाने का काम करूँगा ताकि आपकी अच्छे से रिविज़न करने में आसानी हो पाए। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर में जो क्वेश्चन था मांग की लोच की, उसमें गणना करना था। इस तरह से सवाल था कि कोई वस्तु की कीमत 8 रुपये से घटकर 6 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग 500 से बढ़कर 600 हो जाती है। यानी कि कीमत कम हुई है, लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे। इससे पता चलता है कि मांग की कीमत में प्रति संवेदनशील है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, यहाँ पर इस तरह से बनाकर लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर टाइप करवा दिया है, आसानी से भाषा में आपको समझ में आएगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है एकाधिकार को परिभाषित करें, इसकी 3 शर्तें बताना है आपको। देखिए, एक ऐसा बाजार सोचिए जहाँ सिर्फ एक ही दुकानदार हो। ठीक है, ग्राहक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब कि आप कहीं कहीं जाओगे, कैसा मार्केट में कोई सामान लेना, वहाँ पे एक ही दुकान में वो सामान मिलेगा, दूसरा विकल्प ही नहीं है आपके पास कि आप वो महंगा देगा तो आप दूसरे के दुकान में चले जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दुकानदार ही कीमत फिर तय करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एकाधिकार। उम्मीद करते हैं कि एकाधिकार आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए, एकाधिकार वो बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक विक्रेता होता है, यानी कि बेचने वाला होता है, और उसके निकट कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। इसलिए विक्रेता का कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है।
वो पूरा उसको कंट्रोल करता है कि इसका कितना दाम रखना है, नहीं रखना है। एकाधिकार की मुख्य शर्तें होती है क्या क्या? एकमात्र विक्रेता होना चाहिए, बाजार में केवल एक उत्पादक या फिर एक फर्म होता है। निकट विकल्प का अभाव रहता है, उस वस्तु का कोई समान विकल्प नहीं होता है। ठीक है, विकल्प मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि चाय और कॉफ़ी का मैंने बताया ना, जैसे कि आप गए वहाँ पे चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, सुनिए, आप मार्केट गए कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी बोला 50 रुपये में मिलेगा, आप बोले भैया इतना महंगा है, तो आप क्या करोगे? चाय की दुकान पे चले जाओगे, वहाँ पे चाय पियोगे, वहाँ 10 रुपये में काम चल गया आपका। तो ये विकल्प था, लेकिन एकाधिकार में वो भी विकल्प आपके पास नहीं रहेगा। अगर आपके पास वहाँ पे चाय दुकान नहीं है तो मजबूरी में आपको 50 रुपये वाला कॉफ़ी ही पीना पड़ेगा, ये सब होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, निकट विकल्प का अभाव होगा, उस वस्तु का कोई समान विकल्प नहीं होता है। अच्छा, प्रवेश पर प्रतिबंध होगा, नई फर्मों के लिए बाज़ार में प्रवेश करना कठिन होता है, जैसे कानूनी या फिर तकनीकी बाधाएं होती है। इस प्रकार एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और फर्म मूल्य निर्धारण के में स्वतंत्र होता है, यानी कि वहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, और जो फर्म होता है वो क्या होता है, वो मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र होता है, वो कितनों भी दाम उसमें लिख देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 41 में, कह रहा है कि मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करना है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब कीमत कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और जब कीमत बढ़ती है तो कम खरीदते हैं, यही मांग का नियम है। मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले सवाल में। अब कह रहा है कि इस नियम की व्याख्या करना है। देखिए, मांग का नियम कहता है कि अन्य स्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। किसी भी वस्तु और मांग की मात्रा में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। ठीक है, मांग वक्र इस संबंध को दर्शाता है। ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, जो बताता है कि कम कीमत पर उपभोक्ता अधिक मात्रा में खरीदते हैं। ठीक है, इस नियम के पीछे का मुख्य कारण है सीमांत उपयोगिता में कमी, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव। अतः मांग वक्र कीमत और मांग के बीच नकारात्मक संबंध को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में लिखने वाला लैंग्वेज था, मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट आपका व्यापारिक बैंक के दो कार्यों की व्याख्या करना है। तो पहले समझते हैं, बैंक वह जगह है जहां लोग पैसा जमा भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऋण भी लेते हैं, यानी कि कर्जा भी लेते हैं। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था दोनों क्या होता है? चलता है। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? देखिए, व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती है। ठीक है, जनता से पैसा लेती है और कर्जा भी देती है जनता को। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन कार्य? जैसे कि जमा को स्वीकार करना, बैंक बचत, चालू और समय अवधि खातों के माध्यम से लोगों का धन सुरक्षित रखता है। इससे लोगों में बचत की आदत बढ़ती है, लोग अपने बैंक में पैसा रखते हैं। ऋण प्रदान करना, बैंक व्यापारियों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऋण देता है। इससे व्यापार, उद्योग और निवेश को क्या होता है? बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक धन के प्रवाह को बनाए रखते हैं और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। देखिए कहा गया कि मुद्रा के कार्यों की व्याख्या करना है। तो पहले समझ लेते हैं, मुद्रा लेन देन को आसान बना दिया है। अब वस्तु के बदले वस्तु देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब पैसे से होता है सारा काम। तो आइए इसके बारे में देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। एग्जाम में लिखेंगे हम लोग कि मुद्रा वह माध्यम है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कार्य? देखिए, विनिमय का माध्यम है, मुद्रा से खरीद बिक्री सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? खरीद बिक्री अगर आप कर रहे हैं तो वो सरल हो जाती है। मूल्य का मापक है, यानी कि सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है कि हाँ भाई इसका 50 रुपये, इसका 100 रुपये, इसका 200 रुपया आप लिख सकते हो। ठीक है, धन का संचय, यानी कि लोग भविष्य के लिए मुद्रा बचाकर क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। भविष्य के भुगतानों का मानक है, उधार और किस्तों का भुगतान मुद्रा में किया जाता है। अतः मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाता है। ऐसी भाषा में मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप समझ गए ना तो आप खुद से अपने आंसर को लिख सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। इतना जान लो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो यकीन जानिए आपका ना अंदर से मन करेगा कि नहीं लिखना है, मैं लिख सकता हूँ भाई, इसका आंसर मुझे आता है। भले थोड़ा टाइम लगेगा आपको लिखने में, लेकिन आप उसका आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिएगा, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर आपको बताना था। तो पहले समझ लेते हैं। देखिए, व्यापार संतुलन सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात को देखता है। व्यापार संतुलन क्या करता है
केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को देखता है, जबकि भुगतान संतुलन पूरे देश के सभी विदेशी लेन देन का हिसाब रखता है। ठीक है, ये समझने के लिए है। शॉर्ट में आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में देखिए। व्यापार संतुलन से आशय किसी देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के अंतर से है। यदि निर्यात अधिक है तो अनुकूल व्यापार संतुलन होता है और आयात अधिक है होने पर प्रतिकूल संतुलन होता है। ठीक है, इसके विपरीत भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, ऋण तथा अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपका एग्जाम में लिखने वाला आंसर है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नीचे थोड़ा सा और है, अतः व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है। भुगतान संतुलन देश की आर्थिक स्थिति को अधिक व्यापक रूप में दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। 46 में देखिए कहा गया आपसे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में आपको अंतर बताना है। देखिए समझने के लिए पहले समझिएगा अच्छे से इसको। कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर वह है जिस पर लगाया जाता है वही देता है, यानी अगर आपके ऊपर अगर टैक्स लगाया गया तो आप ही जमा करोगे। जैसे कि आय कर, इनकम कर, इनकम टैक्स किस पे लगता है, जो कमाता है उस पे लगता है, आपके मम्मी पापा पे नहीं लगेगा। आप अगर 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो तो आपको टैक्स भरना होगा, आपके पापा नहीं भरेंगे, आपकी मम्मी नहीं भरेगी। लेकिन अप्रत्यक्ष कर वह है जिसे दुकानदार सरकार को देता है, लेकिन उसका पैसा ग्राहक से ही लेता है। जैसे कि जीएसटी, आप जीएसटी जब जाओगे सामान खरीदने के लिए, एक मान लीजिए एक टीवी खरीदा आपने, तो टीवी का दाम अगर 10,000 रुपया है तो वहाँ पर आपको 2,000 रुपये जीएसटी लग गया। ये जो जीएसटी लिया तो ये दुकानदार नहीं रखेगा, ये वो सरकार को पे करेगा, आपसे लेकर के गवर्नमेंट को दे देगा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बात समझ में आ गई। अप्रत्यक्ष एग्जाम में कैसे लिखेंगे देखिए, कर जो होता है, टैक्स जो होता है, सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है, यानी सरकार की इनकम का मुख्य स्रोत है, जिसके द्वारा वो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है। यानी हमसे वो टैक्स लेता है और हमें सेवा देता है, सड़कें बना देता है, नालियाँ बना देता है, पार्क बना देता है, ट्रेनें देती है, बस देती है। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। आइए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार और भुगतान एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसे दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आय और संपत्ति का कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर आय के अनुसार लगाए जाते हैं, इसलिए इनमें समानता और सामाजिक न्याय की भावना अधिक होती है। बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, जबकि इसे सरकार को व्यापारी या उत्पादक जमा करते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी और उत्पाद शुल्क, ये जो है कर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में शामिल होता है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में हम अंतर देखें तो प्रत्यक्ष कर में चोरी की संभावना कम होती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में ये अधिक हो सकता है। यानी कि जब डायरेक्ट टैक्स आप दे रहे हैं तो उसमें चोरी कम होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में चोरी ज़्यादा हो सकती है। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रतिगामी माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अतः दोनों प्रकार के कर सरकार की आय बढ़ाने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की व्याख्या करें, इसे लागू होने की आवश्यक शर्तें बताना है आपको। आइए पहले समझते हैं। मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, पहला गिलास पानी बहुत संतोष देगा, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा उससे भी कम, है ना। जब आपको प्यास लगती है तो 1 गिलास पानी पीजिएगा, खूब अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर दूसरा अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद फिर और भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको बता रहा है। एक समय में ऐसा आएगा जब पानी पीने का मन ही नहीं करेगा। यह सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम है। ठीक है, इसे ही कहते हैं। समझ में आया। आइए अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे समझिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहता है कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को लगातार इकाइयों का उपयोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतोष क्रमशः घटता जाता है। बात समझ में, यानी कि जब वो उपयोग कर रहा है तो उसका जो संतोष की मात्रा जब वो घटती जाएगी। ठीक है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। उपभोक्ता की रुचि आदत स्थिर रहना चाहिए, वस्तु इकाइयाँ समान आकार और गुणवत्ता की हो, उपभोग लगातार होना चाहिए, बीच में लंबा अंतर ना होना चाहिए, उपभोक्ता तर्कसंगत व्यवहार करे यानी कि उसका दिमाग अच्छा से काम करे, आय, कीमत और फैशन में परिवर्तन ना हो। ठीक है, यह नियम उपभोक्ता व्यवहार को समझने में सहायक और मांग के नियम के आधार भी माना जाता है। ठीक है मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में। कहा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं आपको लिखना था। फर्म संतुलन में कब होगी, तो पहले समझते हैं आपको। उसमें कल्पना करना है आपको कि ऐसे बाजार जहां बहुत सारे विक्रेता हों,
बेचने वाला, विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला, सभी एक जैसी वस्तुएं बेच रहे हैं और कोई भी अकेले कीमत तय नहीं कर सके। ये पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार होती है। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि कोई ऐसा सामान है, जैसे हम लोग दीपावली में दिया खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे दुकान लग जाते हैं। अब वहाँ पर जो दिया होगा ना, ये लोग सब रेट फिक्स रहता है, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। ये लोग मतलब अपने मन से रेट नहीं लगा सकते, मार्केट के हिसाब से चलेंगे मार्केट, क्योंकि अगर वो महंगा रखेंगे तो हम लोग वहाँ से सामान ही नहीं खरीदेंगे, है ना। तो आइए एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार संरचना है जिसमें अनेक खरीदार और विक्रेता होते हैं, यानी कि खरीदने वाला भी बेसी आदमी होगा, बेचने वाला भी बेसी होगा, तथा सभी समान वस्तु का व्यापार करते हैं, एक ही तरह के सामान सारे लोग बेचते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होगा, पहला बात। वस्तु की समानता होगा, समान प्रोडक्ट होगा। बाजार में प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होगा, कोई भी आ जा सकता है। पूर्ण जानकारी का होना होगा। फर्म का मूल्य पर नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि वो उस पर मूल्य पर निर्धारित नहीं करेगा, वो मार्केट पर डिपेंड करेगा। अच्छा, फर्म का संतुलन इसमें होगा। ठीक है, फर्म तब संतुलन में होती है जब उसका सीमांत यानी कि राजस्व एमआर सीमांत लागत यानी एमसी के बराबर हो और एमसी और वक्र एमआर के नीचे से काटे। इस स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करती है और उत्पादन में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं रहती है। तो ये आपका एग्जाम में लिखने वाला आंसर है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में, कहा गया है कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। आइए पहले समझते हैं। देखिए, मांग का नियम तभी सही चलता है जब बाकी चीज़ें ना बदलें। अगर आय, फैशन या कीमतें बदल जाएं तो परिणाम भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। मांग का नियम कहता है कि अन्य परिस्थितियों में समान रहने पर कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। इस नियम के सही होने के लिए कुछ मान्यताएं आवश्यक है। क्या है? उपभोक्ता जो होता है उसकी आय स्थिर होनी चाहिए, उसकी जो सैलरी है वो स्थिर होनी चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ना हो। उपभोक्ता की रुचि ना बदले, आदत और फैशन स्थिर रहे। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका ना हो। जनसंख्या में परिवर्तन ना हो। ठीक है, वस्तु गिफेन या फिर प्रतिष्ठा वाली ना हो। इन मान्यताओं के कारण मांग का नियम व्यवहारिक रूप से लागू होता है। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक को परिभाषित करें तथा इसके कार्यों की व्याख्या को करें। देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं केंद्रीय बैंक होता क्या है। देखिए, केंद्रीय बैंक पूरे देश के बैंकों का बॉस होता है ना, हर इंसान का एक बॉस होता है, तो उसी केंद्रीय बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा आरबीआई है, तो वो क्या है, सभी बैंकों का बॉस है। भारत में ये काम कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है, यानी आरबीआई। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए। केंद्रीय बैंक वो सर्वोच्च बैंक है जो देश की मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करता है और अन्य बैंकों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से कार्य? देखिए, मुद्रा जारी करना, देश में नोट जारी करने का एकाधिकार केंद्रीय बैंक के पास होता है। सरकार बैंक का बैंक होता है ये सरकार के धन का प्रबंधन करता है और ज़रूरत पड़ने पर क्या होता है, ऋण देता है। ठीक है, बैंकों का काम है, बैंकों का बैंक होता है। व्यापारिक बैंक जो होता है अपनी नकदी केंद्रीय बैंक में जमा रखते हैं और आवश्यक पड़ने पर ऋण लेते हैं। यानी कि जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं ना, तो छोटे छोटे बैंक भी अपना पैसा केंद्रीय बैंक के पास रखेगा, है ना, जमा रखेगा वहाँ पर। अच्छा, ऋण का नियंत्रण करता है, ये मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई और साख को क्या करता है, नियंत्रित करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करेगा, विदेशी विनिमय को स्थिर रखने का प्रयास करता है कौन? केंद्रीय बैंक। अतः केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 में, इसमें कहा गया है कि जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे। देखिए, पहले समझते हैं कि जीडीपी पूरे देश की कमाई जैसा होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जोड़नी और घटानी पड़ती है, तभी राष्ट्रीय आय मिलती है। ठीक है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए। राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी से करने के लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। जीडीपी मूल्यह्रास घटाएंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद और एनडीपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका कि विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय को क्या करेंगे, इसमें हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि अप्रत्यक्ष कर को भी घटाकर सब्सिडी जोड़कर राष्ट्रीय आय को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ फार्मूला होते हैं, फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय आय जीडीपी माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, इस प्रकार उचित समायोजन के बाद जीडीपी से राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, कहा गया है कि भुगतान संतुलन के असंतुलन को सुधारने के उपायों की व्याख्या करना है। यानी कि भुगतान संतुलन के असंतुलन को सुधारने के उपायों की व्याख्या करना है। पहले होता क्या है ये, इसको समझिए। देखिए, अगर किसी देश का आयात ज़्यादा है
और निर्यात कम हो जाए, यानी कि सामान आप ज़्यादा मंगा रहे हैं विदेश से और भेज कम रहे हैं दूसरे देश में, तो पैसा बाहर जाने लगता है। यानी कि आप जब चीज़ें खरीद के लाओगे तो ज़्यादा पैसा आपका बाहर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे ठीक करने के लिए सरकार अलग अलग कदम उठाती है, वही चीज़ यहाँ पे जिक्र किया गया है। आइए एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, देखिए। भुगतान संतुलन में असंतुलन होने पर उसे सुधारने के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं। कौन कौन से उपाय हैं, देखिए। मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है, इससे निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। ठीक है। आय पर नियंत्रण, सरकार शुल्क, कोटा आदि लगाकर आयात कम करती है, यानी टैक्स वगैरह लगाती है, तो उसको आयात को क्या करती है, कम करती है। निर्यात को बढ़ावा, निर्यातकों को प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जाती है कि आप ज़्यादा सामान बेचो। विदेशी निवेश आकर्षित करना, इससे देश में विदेशी मुद्रा का क्या होता है, प्रवाह बढ़ता है। मौद्रिक और राजकीय कोषीय नीतियाँ, महंगाई नियंत्रित करके प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाती है, यानी कि महंगाई को नियंत्रित करके कंपटीशन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। भले ही हमारा आंसर छोटा है, लेकिन एग्ज़ाम के समय में ये आपको काफ़ी प्लस पॉइंट आपके लिए साबित होगा, क्योंकि अगर आप समझ कर जाते हो और एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, आपके दिमाग में 2-3 बातें भी होगा ना, 3 बातें भी अगर आपकी है तो 3 बातों से 3 तिहाई 9 लाइन आप बनाकर लिख सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि उसको अच्छे से समझा करके आप वहाँ पे भी लिख पाओ। ठीक है, ताकि आपका कोई भी नंबर कटे ना। ठीक है, तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए लगातार वीडियोस ला पाते हैं। साथ ही साथ वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अंत समय में ऑब्जेक्टिव का रिवीजन अगर आपको करना है तो आप हमारे PYQ को ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, कम से कम 5 से 8 साल का PYQ रिवीजन कर लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में फंस रहे हैं। अभी हाल ही में अभी पहला एग्ज़ाम जो आप लोगों का हुआ, उसमें PYQ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 70% से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करके जाते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।